नमस्कार, आदाब साथियों। डीबी डायलॉग में आपका स्वागत है। और जेएनयू के नतीजे पिछले सप्ताह इसी सप्ताह आ गए और धनंजय वहाँ पे भारी मतों से अध्यक्ष पद के पर जीत गए। बहुत चर्चा थी जेएनयू के नतीजों की। और जो दूसरे लोग जीते हैं उसमें अभिजीत घोष वाइस प्रेसिडेंट, प्रियांशी आर्या ये बापसा की थी जनरल सेक्रेटरी, और मोहम्मद साजिद जॉइंट सेक्रेटरी। यानी एबीवीपी का वहाँ से पूरी तरीके से चारों सीटों पे खात्मा हो गया, जिसके बारे में बहुत एक हाइप क्रिएट किया गया था। मैं आगे बढ़ूं और बातचीत करूं इसके पहले एक छोटा सा वीडियो देखिए। आपने संघर्ष किया, हम लोगों ने मिलकर संघर्ष किया और इस चुनाव को करवाया और हमारी जीत हुई। आप सभी को जय भीम, लाल सलाम। ये जीत उन तमाम शहीद किसानों के नाम है जो अपने एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं। ये जीत रोहित वेमुला के नाम है जिनको संस्थागत हत्या जिनकी कर दी गई। तो धनंजय हमारे साथ हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका। और पहली बात तो बधाई आप सबको, आप चारों को और आपके पूरे लेफ्ट वामपंथी गठबंधन को। जेएनयू इतना अहम क्यों हो जाता है? बहुत चर्चा थी, जो एक खास मीडिया है सरकार समर्थित, कि वहाँ इस बार जय श्री राम होगा, लेकिन जेएनयू ने जय भीम लाल सलाम कर दिया। कैसा रहा चुनाव? चुनाव बहुत शानदार रहा। चुनाव में छात्रों ने कह लीजिए कि एक संघर्ष करते हुए चुनाव के लिए सबसे पहले किया उन्होंने। कैंपस में चुनाव हो, और चुनाव 4 साल होता है, और छात्र कैंपस के देख लीजिए कि उन तमाम छात्र जो हर समय इस बात के लिए खड़े हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैंपस बचा पाएंगे कि नहीं, वो आवाज लेकर चलते हैं। और उन्होंने इस वक्त में भी ऐसी ताकतों का साथ दिया कि जिनकी इस कैंपस में लेगेसी रही है कि फीस बढ़ोतरी के खिलाफ लड़ने की, सबको हॉस्टल इंश्योर जो करवाए उनके साथ खड़े रहने की, कह लीजिए कि डिप्रीवेशन पॉइंट जैसा मॉडल लाने की। तो उन्होंने बढ़ चढ़कर इस कैंपस में लेफ्ट को, वामपंथी राजनीति को साथ दिया और एक तरह से जीत हुई। और दूसरी तरफ जहां एबीवीपी की बात है, आरएसएस की बात, तो उन्होंने भरसक हर तरीके की कोशिश मतलब अपनी लगाई। वहां पर पूरी स्टेट मशीनरी लगी हुई है कि जेएनयू फतह कर ले हम किसी तरह से, लेकिन जेएनयू है कि झुकने वाला है नहीं उनके सामने। बड़ी चर्चा थी कि जैसे चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव हुए वैसे ही हो जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा। एक कोशिश भी हुई, यानी मतदान के एक रात पहले जनरल सेक्रेटरी में आपकी जो उम्मीदवार थी प्रियंका, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। फिर आपने बापसा को समर्थन कर दिया, वो कैंडिडेट जीत गई। जी, वही है ना कि आप एक तो शुरुआत में चुनाव भी नहीं चाहते थे, लेकिन बार बार जो डीन ऑफ स्टूडेंट है वहाँ पे हमारा प्रोटेस्ट चल रहा होता है। और उसके बाद देखिए कि उस दौरान भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस कैंपस में मारपीट करता है, छात्रों के सर फोड़ देता है, हर एक जो मीटिंग्स होती हैं उसमें मारपीट कर रहा है। और इसलिए मारपीट कर रहा है कि किसी तरह भी चुनाव को रोक दिया जाए। और वाइस चांसलर का एक नोट भी आता है मीडिया के जरिए कि अगर इस तरह से मारपीट होगी तो चुनाव नहीं होगा। तो एक कोशिश है इनकी कि मारपीट के जरिए ही रोका जाए, लेकिन छात्र बार बार संघर्ष करते हैं, बार बार प्रोटेस्ट करते हैं, तो चुनाव होता है। ये हम सक्सेसफुल होते हैं चुनाव करवाने में। और चुनाव के 7 घंटे पहले हमारी जो लेफ्ट पैनल की जनरल सेक्रेटरी की उम्मीदवार रहती हैं स्वाति, कॉमरेड स्वाति, जो इस कैंपस में लगातार संघर्ष में रही हैं, हर वक्त में संघर्ष करती रही हैं, तो उनका नामांकन ये रद्द कर देते हैं। और जिस तरह एक जीआरसी होता है, ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी, उसमें सारे के सारे संघ से प्रभावित लोग रहते हैं और उनके दबाव में आकर ईसी नॉमिनेशन को रद्द करता है। लेकिन वहीं पे हमें एक और चीज़ देखने की ज़रूरत है कि इस कैंपस में छात्रों की जो मैच्योर पॉलिटिक्स है, जो वो चेतनशीलता है, उन्होंने उस कम समय भी ये तय किया कि किसको वोट देंगे तो एबीवीपी हारेगी। और उन्होंने बाकायदा बापसा को वोट दिया, बेहतर वोट दिया और एबीवीपी को हराया और बापसा को उस सीट पर जिताया। तो कह लीजिए कि छात्रों की जीत है कि उन्होंने वोट अपना जाया नहीं किया, कहीं भी नहीं।
उन्होंने पूरी ताकत के साथ, ऐसी ताकत का साथ दिया जो इस कैंपस की आवाज बने हैं। धनंजय जी, जेएनयू के बहुत सारे चुनाव हमने देखे हैं और जेएनयू के चुनाव में जैसे आपने चर्चा की कि छात्रों के मुद्दे, फीस के मुद्दे, लेकिन जेएनयू के चुनाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे होते हैं और बिल्कुल। पूरे देश की निगाह लगी हुई थी। तो ये 2015 से आपको याद ही होगा कि 2015 से जेएनयू के खिलाफ, जैसे मोदी जी आए सत्ता में दिल्ली की, जेएनयू के खिलाफ एक बहुत जबरदस्त मुहिम चलाई गई मीडिया के जरिए। कन्हैया कुमार जेल गए, उमर खालिद जेल में अभी भी हैं और वीडियो टेम्पर हुए, वो वीडियो साबित भी हो गए कि वो टेम्पर वीडियो थे। तो तमाम अनर्गल बातें, जबकि जेएनयू भारत की नहीं दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती है, तमाम विदेशों से लोग यहाँ पढ़ते हैं, भारत सरकार के 2 मंत्री जेएनयू के हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट जेएनयू के हैं। तो ये जेएनयू को इस तरीके से बदनाम क्यों किया जा रहा था और इस बार जेएनयू ने जवाब क्यों दिया? देखिए, बदनाम करने का वही है कि जो सही बात करते हैं उनको रोकने की कोशिश हर समय की फासिस्ट सरकार करती है, जो हक की आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसा है कि जेएनयू जो पिछली सरकारें भी रहीं, जो भी मनमोहन सिंह की सरकार रही, उस समय भी प्रोटेस्ट कर रहा था। उस समय भी आप देखिए कि सड़कों पर खड़ा होता था, जो भी एंटी स्टूडेंट, एंटी पीपल पॉलिसी आते थे उसके खिलाफ खड़ा रहता था। लेकिन आप देखिए कि इस सरकार की जो ईगो है, उनको लगता है कि इनके सामने सब खामोश रहें, सब चुप रहें, मतलब एक प्रजा के तौर पर इनको लोग, इस देश के लोग रहें और वो राजा रहें। तो प्रजा को हक नहीं है कि खिलाफ कुछ बोले। तो कहने का अर्थ है कि और जेएनयू है कि कभी चुप रहता नहीं है, क्योंकि जेएनयू एक ऐसा जगह है कि जहाँ पे एक ऐसा कल्चर कह लीजिए कि जहाँ पे डिबेट, डिसेंट, एक कह लीजिए गंगा ढाबा पर बैठकर हर एक देश भर के तमाम विषयों पर चर्चा करना, उस पर परिचर्चा करना, कह लीजिए कि हर जगह पे पब्लिक मीटिंग्स होते हैं, हर एक मुद्दे पर, चाहे वो क्लासरूम का कोई चैप्टर का कोई मुद्दा हो या फिर कोई अखबार का कोई मुद्दा हो, तमाम चीज़ों पे हम बहस कर रहे होते हैं। और आपको दिख जाएंगे यहाँ पे जेएनयू में कोई भी आएंगे तो आपको दिखेगा कि जेएनयू आपको एक तर्क के साथ, चेतना के साथ हर विषयों पर संवाद करता दिखाई देता है। तो यही इन्हें लगता है। और जब हम उनकी पॉलिसी के खिलाफ, नई जो रिजीम है उनकी पॉलिसी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो इनको बहुत बुरा लगता है। और शुरुआत में इन्होंने जेएनयू को अपना ऐसा दुश्मन बनाया कि सत्ता में आते ही सबसे पहले इन्होंने शट डाउन जेएनयू जैसे कैंपेन चलाए। अब देखिए कि डॉक्टर्ड टेम्पर्ड वीडियोस चलाए गए कि जेएनयू को बदनाम करने के लिए। अभी भी कुछ फिल्में ऐसी आ रही हैं, बस्तर जैसी फिल्में आ रही हैं, जेएनयू के नाम से एक फिल्म आ रही है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी। तो कहने का अर्थ है कि जेएनयू को इतना बदनाम कर दो, ऐसा ऐसा टैग कर दो, आतंकवादी, नक्सलाइट, टैक्स के पैसे से पढ़ने वाला, ये तमाम चीज़ ऐसा बोल दो कि जो ये देश भर के मुद्दों की बात करता है, हक और हुकूक की बात करता है, वो जब गेट के बाहर, नॉर्थ गेट के बाहर बोलने जाए तो उसको तुरंत चुप करवा दिया जाए, उसको खामोश करवा दिया जाए, उसको बोल दिया जाए कि क्यों बोल रहे हो तुम तो आतंकवादी हो, तुम किसानों की बात क्यों करोगे, तुम तो नक्सलाइट हो, तुम मजदूरों की बात क्यों कर रहे हो, तुम तो अर्बन नक्सल हो। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से तैयार किया गया है, भुना गया है। लेकिन वही है कि यूं ही उगाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं, तो हम तो जीतते जा रहे हैं और उनकी हार तय है। जेएनयू की कल्चर की बात आप करें तो मेरे कल्चर पे बहुत दिलचस्पी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मीडिया के विमर्श से और जो कैंपेन चला सोशल मीडिया में और सब जगह पे कि अर्बन नक्सल कहा जाता है, कोई एंटी नेशनल वहाँ पे लोग हैं, इस तरीके का प्रचार है। और जेएनयू एक बहुत एकेडमिक एनवायरनमेंट भी है। मेरे 2-1 सवाल इस कल्चर को लेकर हैं और मैं अपना अनुभव भी आपको बता दूं। जेएनयू एक ऐसी जगह है जहाँ पे धनंजय, आप तो जानते हैं, आप तो वहाँ के छात्र हैं, कि छात्र बाहर से लोगों को लेक्चर के लिए बुलाते हैं। मैं तमाम देश की यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, तमाम विषयों पे बात रखता हूँ अपनी, लेकिन जब जेएनयू के छात्र बुलाते हैं तो मैं 1 घंटे के भाषण के लिए 4 घंटे पढ़ के जाता हूँ, क्योंकि इतना सवाल आप लोग पूछते हैं भाई कि बहुत तैयारी करके जाना पड़ता है। तो ये जेएनयू के जो छात्र हैं
सर हर नए छात्र भी आते हैं, वो भी ढपली बजाना सीख जाते हैं, नारे लगाना सीख जाते हैं, भाषण देना सीख जाते हैं। ये गंगा ढाबा में कौन सी चाय पिलाई जा रही है? गंगा ढाबा में तर्क की चाय पिलाई जा रही है, चेतना की चाय पिलाई जा रही है। और यही है कि हर एक मुद्दे पर विश्वविद्यालय का काम ही यही था कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट तैयार करना, एक ऐसा चेतना देना कि लोग बातचीत कर सकें। और विश्वविद्यालय हमेशा सवालों के लिए खुले रहने चाहिए। हम लोग यही मानते रहे हैं कि सवाल जो हैं एक विद्यार्थी के लिए, एक छात्र के लिए सबसे ज़रूरी हैं, कि जब तक सवाल नहीं होंगे तब तक वो किस तरह के फिर हर चीज़ में हामी भर देना हमारे जी। तो यही एक है कि आप देख लीजिए क्लासरूम में बेंच के लिए भी प्रोटेस्ट होता है। आप देखिए साबरमती ढाबा, और ये जो ढाबा है वहाँ पे रशिया और यूक्रेन के वॉर भी हम लोग सुलझाते हुए आपको दिखे। हम मणिपुर में जो घटना घट रही है उस पर भी हम प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो कह लीजिए कि हम लोग उन सारे ग्लोब की जो स्थितियाँ हैं मतलब वो उससे हम सरोकार रखते हैं। और यहाँ पे पढ़ाई भी हो रही है, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टडीज है, सोशल साइंसेज की पढ़ाइयाँ हो रही हैं, लैंग्वेजेस की पढ़ाइयाँ हो रही हैं, आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स जिसमें मैं आता हूँ, कल्चर, आर्ट इसकी ही है, इंजीनियरिंग हो रही है, साइंस में पढ़ाई हो रही है। तो कहने का अर्थ है कि ये हर विषय पर जो क्लासरूम में बस सीमित ना रह जाए, उसको बाहर भी अगर एक साइंस का स्टूडेंट सोशल साइंस के स्टूडेंट से मिल रहा है गंगा ढाबा पे, तो इस बात मतलब उस सारे सवालों को हल करता है कि साइंस और सोशल साइंस एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं, कैसे कोई चीज का निर्माण हो रहा है, कोई H का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके पानी बनता है, तो किन लोगों तक पहुंच पा रहा है, कौन उसको खरीदने लग रहा है, कैसे उसका कमर्शलाइजेशन हो जा रहा है। तो इन सारे सवालों पर जहाँ विज्ञान भी है, जहाँ समाजशास्त्र भी है, तो इन सारे विषयों पर जेएनयू बात करने लगता है, बैठ जाता है। और 24 घंटे का कैंपस है। खास बात यह है कि बाकी जो अलग अलग विश्वविद्यालय हैं कि 9 बजे शुरू होते हैं, 5 बजे खत्म हो जाते हैं, छात्र घर चले जाते हैं, लेकिन ये आपको छोड़ता नहीं है। एक स्टूडेंट अगर गंगा ढाबा पे रात में 9 बजे मिल रहा है तो 11 बजे आपके हॉस्टल रूम में भी बैठ के आपसे बात कर रहा होता है, और सुबह फिर 9 बजे आपके स्कूल में जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं उस क्लासरूम के बाहर आपको खड़ा होकर दिख जाएगा बात करते हुए। तो हमेशा कंटिन्यूअस बातचीत है। जी जी, ये बड़ा अहम रोल है यूनिवर्सिटीज़ का, जो भारत के बाहर तो खूब दिखाई देता है। मैं और बातें करूंगा लिंगडो कमीशन के रिकमेंडेशंस की और कैसे छात्र राजनीति को प्रभावित करना, वो सब बातें आपसे करेंगे। लेकिन जरा अभी जेएनयू की कल्चर पे और बात करते हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों को इसमें बड़ा इंटरेस्ट आएगा देश भर में। एक बहुत बड़ी बात जो मैंने देखी वहाँ पे कि बहुत डाइवर्सिटी है, यानी भारत के समाज की तस्वीर दूर दराज के आदिवासी समाज से भी लोग, दलित समाज से, आप खुद दलित समाज से आते हैं, तो तमाम सारे लोग दिखते हैं जो शायद यूनिवर्सिटी का सपना भी न देख पाते, शायद कम फीस की वजह से और एडमिशन पॉलिसी की वजह से। तो हालांकि वो एडमिशन पॉलिसी में बड़ी तब्दीली है, और शायद एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे लड़कियां ज़्यादा हैं लड़कों से संख्या में, अभी तक थी, हाँ अभी तक तो थी, हाँ। और एक और जो चीज़ मैंने देखी वहाँ पे धनंजय की, थर्ड जेंडर के छात्र भी काफ़ी दिखते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो गायब है, बाकी समाज से वो गायब हैं, वो ट्रैफिक सिग्नल पे दिखाई देते हैं, जेएनयू में वो दिखाई देते हैं, और एकेडमिक एक्टिविटी में बहुत सक्रियता से दिखाई देते हैं। तो ये जो जेएनयू का वातावरण है, कैसे आप लोग की दोस्ती होती है, कैसे क्या है, पार्टियां भी चलती है वहाँ पे, ये क्या कल्चर है, जरा थोड़ा और बताइए। और फिर इलेक्शन के बारे में भी बताइए कि इलेक्शन कैसे होते हैं वहाँ पे, डिबेट होती है, प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है। हाँ सर, तो ये जो जेएनयू की डेमोग्राफी है कि जेएनयू में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, तो आपको नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में भी किसी गांव से लोग आपको दिख जाएंगे, उड़ीसा के कालाहांडी से भी लोग मिल जाएंगे, तेलंगाना के किसी गांव से मिल जाएंगे। जहाँ जहाँ लोग आपको अलग यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलेंगे, जेएनयू में आपको एक अलग अलग जगहों से लोग, आपको अलग अलग गाँवों से लोग मिलेंगे देखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इसका एक कारण रहा कि इस कैंपस में डिप्रीवेशन पॉइंट कुछ उन जिलों को मिला
कि जो बैकवर्ड हैं उनको डिप्रीवेशन पॉइंट दिया जाता है इस कैंपस में, और जो एक कह लीजिए कि लड़कर मिला है इस कैंपस के छात्रों ने। मंडल 2 जब आया भी नहीं था 2006-7 में, तो उसके पहले डिप्रीवेशन पॉइंट जैसा मॉडल कैंपस में, तो और उसके साथ साथ लड़कियों की जो संख्या थी, महिलाओं को भी लड़कियों को भी इस कैंपस में डिप्रीवेशन पॉइंट 5 पॉइंट का मिलता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां आए। 2016-17 में यहाँ पे 51.5, 52.3 यहाँ तक, मतलब 50% से ज़्यादा लड़कियां थी। लेकिन आज जिस तरह की पॉलिसी बन रही है, पॉलिसी है, तो उसमें आज 37%, 37.5 संख्या हो चुकी है महिलाओं की। तो इतना बहुत एक बड़ा उसमें संख्या घटी है, बड़ी संख्या घटी है। और दूसरी तरफ जहाँ बात करें जेंडर, अलग जेंडर के, जेंडर माइनॉरिटी के लोग हैं, LGBTQ से आते हैं जेंडर से, तो वो अपने जेएनयू में इतनी ताकत उनको मिलती है कि वो अपने कह लीजिए अपने पहचान से डरते नहीं, अपनी पहचान को खुलकर एंजॉय करते हैं, अपनी पहचान को खुलकर रखते हैं कि मैं ये हूँ। और जेएनयू ताकत देता है, जेएनयू का इंक्लूसिवनेस जो है, जेएनयू के छात्रों का जो इंक्लूसिवनेस है, वो देता है कि हाँ, इस समाज के हर एक व्यक्ति शिक्षा के हकदार हैं। और जहाँ तक दोस्ती है, तो हम दोस्ती करते हैं। हम कह लीजिए कि भर एक साथ रहना है, दिन भर एक साथ चलना है। कभी गंगा ढाबा पे चाय भी पी रहे हैं, शाम में रिंग रोड पे टहल भी रहे हैं। और डफली तो बजाना हमारी एक पहचान है, सब बोलते हैं कि डफलीबाज हैं। तो ये डफली तो इसलिए भी है कि हमारी आवाज़ से आवाज़ मिले, रिदम पे हम बात करें, रिदम पे सब कुछ रहे। और वही है, यही डफली है कि प्रशासन की हालत भी ख़राब करके रखती है कि आ गए डफली लेके। लेकिन वही है कि डफली का डर भी है उनके, मतलब वो रखते हैं, डफली से डर भी रखते हैं। और तो यही है। और बाकी तो सर कैंपस चलते जाता है। एक कैंपस 1000 एकड़ का कैंपस, घेरा हुआ कैंपस, हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल भी हम बैठ के बातचीत करते हैं। तो कभी रुकता नहीं है, हमेशा से आपको उसमें एक सक्रियता दिखेगी, चलते रहेगा। एक डायनेमिक कैंपस है, हमेशा चलते रहता है। और वही है। और सही बात है, पार्टी भी हो रही है, अलग अलग कह लीजिए बर्थडे पार्टी भी अब मनाई है। यहाँ पे 2 मूर्ति है, एक जवाहरलाल नेहरू की जो बहुत पुरानी है, उसके ठीक सामने विवेकानंद की मूर्ति है। तो दोनों मूर्तियों के पास आप देख लीजिए कि हर रोज 12 बजे रात में केक भी कट रहे होते हैं, किसी के बर्थडे मनाए जाते हैं। तो ये भी कल्चर है। तो और बाकी टपली बजा के गीत गाने का भी कल्चर है। तो इस कल्चर को हमने अभी तक बचा के रखा है। और एक और चीज़ है कि आपके हम मेस में ना, कोई और अलग, मुझे नहीं लगता है कोई और यूनिवर्सिटी होगा जहाँ पे संगठन जो है अपने पर्चे मेस में बांटता हो। हर रोज हम 2000-5000 पर्चे छपाते हैं और मेस में बांट रहा है कि आज की खबर क्या थी, मतलब कौन सा फरमान आया आज प्रशासन का जो एंटी स्टूडेंट है। तो ये सारे पर्चे जाते हैं, बंटते हैं। तो ये भी है कि लोगों को पढ़ने का, कि पर्चा उठा के पढ़ने का भी एक सेंस अभी तक जिंदा है यहाँ पे। एक बात बताइए कि जेएनयू का जो इलेक्शन है वो भी बड़ा दिलचस्प होता है, पूरे देश में उसकी चर्चा होती है। और उसका प्रोसेस क्या है, उसका एक इलेक्शन कमीशन होता है और उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी है। एक बहुत परंपरा है कि पर्चे या पोस्टर मशीन से या प्रेस से नहीं छपेंगे, हाथ के बने हुए होंगे। क्या ये परंपरा अभी भी है? और प्रेसिडेंशियल डिबेट, ये बताइए, आप पूरा बताइए सिस्टम इलेक्शन का क्या है वहाँ? चुनाव इस कैंपस का बहुत ही डेमोक्रेटाइज है, बहुत ही डेमोक्रेटिक है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, एकदम पारदर्शी चुनाव है। इसमें प्रशासन की कोई दखल अंदाजी नहीं होती है। जो इलेक्शन कमीशन बनता है वो कह लीजिए कि जो आउट जेएनयू इशू है, जैसे मैं जब मेरे अब टेन्योर ख़त्म होगा तो ये होगा कि मैं हर स्कूल में जीबीएम करवाऊंगा, जनरल बॉडी मीटिंग, और वहाँ से जितने काउंसलर हैं स्कूल में उसी संख्या में इलेक्शन कमिश्नर भी, इलेक्शन कमीशन चुना जाएगा, ईसी चुना जाएगा, उन हर जगह से चुना जाएगा। और वो एक ऐसे न्यूट्रल लोगों को चुना जाता है इनमें। और अगर कोई व्यक्ति उस पर ऑब्जेक्शन कर देगा तो वो छट जाता है, कि कोई एक सिंगल वीटो भी पड़ गया, एक हाथ भी उठ गया, तो उसको इलेक्शन कमीशन में नहीं रखा जाता है। तो इतना न्यूट्रल उसको होना पड़ता है और ये एक जिम्मेदारी का काम होता है। ईसी बनता है, ईसी की एक अपनी कमेटी होती है जो सीईसी बनाते हैं, मतलब चेयरमैन बनाते हैं, उसका चीफ बनाते हैं।
और वो फिर प्रक्रिया शुरू करते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, जिसमें आप कह लीजिए कि कोई पब्लिक मीटिंग करवाना है या फिर माइक का इस्तेमाल नहीं करना है अपने भाषणों में। प्रिंट मटेरियल है वो कह लीजिए कि प्रिंटेड नहीं होगा, हाथों से लिखा होगा। कुछ धन 5,000 से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद होता है चुनाव के एक दिन पहले, तो कह लीजिए नो कैंपेन डे, उसके एक दिन पहले होता है प्रेसिडेंशियल, जो कि मुझे लगता है कि अमेरिकन से यहाँ पे। और उस प्रेसिडेंशियल डिबेट में पहले तो शुरुआत में होता है यूजीबीएम, जहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी अलग अलग जो जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट, ये भाषण सुबह से, और उसके बाद 9 बजे के तकरीबन शुरू होता है प्रेसिडेंशियल डिबेट। वहाँ पर छात्र अपनी अपनी 12 मिनट की बातों में देश, दुनिया, कैंपस के सवाल और हम क्या करेंगे, इन सारी बातों पर अपनी बात रखते हैं और मजबूती के साथ रखते हैं। बतौर एक कह लीजिए कि छात्र, एक बड़ी संख्या, और पूरे दिल्ली भर से लोग आते हैं इसको सुनने के लिए। और उसके बाद अगले दिन नो कैंपेन डे, और फिर उसके अगले दिन फिर चुनाव जो ईसी करवाती है, और फिर 3 दिन या 2.5 दिन में काउंट होता है, क्योंकि वो बैलेट पेपर पे चुनाव होता है यहाँ पे। अभी भी हमने बैलेट को जिंदा रखा है, तो बैलेट पेपर से चुनाव होता है, और एकदम बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से, एकदम साफ चुनाव, और वही है, और जीत होती है हमारी उसमें। ईवीएम नहीं गया अभी वहां पे, ईवीएम अभी नहीं पहुंचा है। एक और झारखंड के बारे में बात करनी है। हाँ, बोलिए। नहीं, आप बोलिए सर। मैं तो बस यही बोल रहा था कि ईवीएम अभी तक नहीं पहुंचा है, इसीलिए जेएनयू बचा भी हुआ है कहीं ना कहीं, कि ईवीएम का अभी तक लोगों में भरोसा ये सरकार जता नहीं पाई है। हाँ, और जो आपने प्रक्रिया बताई चुनाव आयोग को अपने जेएनयू के चुनने की, काश ये प्रक्रिया भारत सरकार भी अपनाती तो बड़ा विश्वास होता लोगों को। उसके ऊपर बहुत विवाद है। लेकिन एक बात और मैंने जो सुनी है कि जेएनयू में जो एडमिशन्स होते हैं वो एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होते हैं, दाखिला जो होता है, और उस एंट्रेंस टेस्ट की जो कोचिंग है वो मुफ्त में होती है, और वो छात्र संघ कराता है। बिल्कुल, छात्र ही कराते हैं। जरा इसके बारे में डिटेल बताइए, क्योंकि बहुत सारे देश में लोग सुनते हैं जो उनको मालूम होना चाहिए कि जेएनयू में एडमिशन कैसे होता है और उसकी तैयारी कौन लोग कराते हैं, कैसे होती है। यहाँ है कि बैचलर्स है लैंग्वेजेस में होती है, फॉरेन लैंग्वेज में बैचलर्स होते हैं, और एग्ज़ाम होता है। अब तो CUET का पैटर्न आया है कि देश भर के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनका एक एग्ज़ाम होता है CUET का, और उसी के तहत जेएनयू में भी नामांकन होता है, दाखिला होता है। मास्टर्स में भी यही प्रोसेस है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि 3 महीना पहले प्रोस्पेक्टस निकलने से पहले हम JNU-SU की तरफ से अलग अलग छात्र संगठन जो हैं, जो प्रगतिशील छात्र संगठन हैं, वो अपने अपने पोस्टर निकालते हैं कि हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, और JNU-SU ही एक प्रमुख तौर पर क्लास शुरू करवाता है। और देश भर में जहाँ तक हमारी पहुँच जाती है वहाँ तक हम उस मैसेज को सर्कुलेट करवाते हैं कि इस विषय की क्लास इस तारीख को इतना बजे होगा, इस विषय की क्लास इतना तारीख को इतना बजे होगा। हम ऑफलाइन भी क्लास करवाते थे कोविड से पहले। JNU-SU का जो ऑफिस है उसमें कि लोग दिल्ली भर से लोग या दिल्ली के बाहर से भी लोग आते थे, क्लास करते थे, महीना 1.5 महीना हम लोग पढ़ाते थे, और उसके बाद वो एग्ज़ाम निकालते थे। तो ये जो चीज़ मिली है हमें, मैं भी यहाँ कोचिंग करके आया हूँ कि मुझे भी कोचिंग दिया गया था, तो एक मेरी जिम्मेदारी है अब कि ऐसे लोग मुझे कोचिंग दे रहे हैं कि जो पढ़ते ही हैं इस कैंपस में, उनको क्या ज़रूरत है कि मुझे पढ़ाने की और एग्ज़ाम से पढ़ाने की। तो ऐसा मैं सोच ही नहीं, मतलब इस तरह का सोच जेएनयू जनरेट करता है। तो अब उस चीज़ को देखकर मेरे अंदर एक जिम्मेदारी है कि मेरे जो पहले पढ़ रहे थे उन्होंने मुझे पढ़ाया है, तो अब मुझे आने वालों के लिए पढ़ाए पहले, ताकि उनका नामांकन हो सके। तो यही है कि ये धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जा रहा है एक कल्चर, और अभी तक हम लोगों ने जिंदा करके रखा है इसको कि हम कोचिंग के ज़रिए लोगों से मिलते हैं, छात्र जुड़ते हैं, छात्र आते हैं, उनसे बातचीत होती है, पॉलिटिकल बातचीत भी होती है। तो एक लोगों से जुड़ने का, और ज़्यादा से ज़्यादा हाशिए पर के लोग आ सकें,
इसकी पैरवी करते हुए कह लीजिए कि हम पढ़ाने का और इस तरह कोचिंग का हम काम करते हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा बढ़िया अच्छा मॉडल है कि जेएनयू के छात्र ही एंट्रेंस टेस्ट के लिए पढ़ाते हैं, फ्री में कोचिंग देते हैं देश भर में। जी जी और ये जो देश भर में लोग जो जेएनयू में दाखिला चाहते हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं, जिसकी कोई फीस नहीं है। क्योंकि बिल्कुल नहीं, कोचिंग बिल्कुल। अपने आप में एक बड़ा इंडस्ट्री बन चुकी है और जो आप लोग काम कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि आप भी भाषण अच्छा देते हो। अभी आपने कहा प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है, और प्रेसिडेंशियल डिबेट में जिसका भाषण अच्छा होता है वो चुनाव जीत जाता है। आप भी भाषण अच्छा देते हैं जेएनयू की जो ट्रेनिंग है उसके हिसाब से। तो आपकी तुलना कन्हैया कुमार से हो रही है। कन्हैया कुमार भी भाषण अच्छा देते थे, तो इस पे क्या कहेंगे? आपको कन्हैया कुमार इंडिया गठबंधन कांग्रेस में है, वो वाम वो भी ज्वाइंट कैंडिडेट से आपकी तरीके से वामपंथी पार्टियों के, तो ये तुलना ठीक नहीं है। बिल्कुल सर, यहाँ जी तुलना की जहाँ तक बात है कि यहाँ पे लोग तुलना कर रहे हैं अमूमन इस बात को लेकर कि मैं भी बिहार से आता हूँ, वो भी बिहार से आते हैं, इसलिए कन्हैया की तरह बोलचाल या फिर भाषण देने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस कैंपस में या फिर देश भर में एक 10 मिनट के भाषण को, 12 मिनट के भाषण को उस व्यक्तित्व की पहचान बना दी जाती है कि ये भाषण बढ़िया देते हैं। लेकिन भाषण ही मतलब मुझे नहीं लगता है कि सब कुछ होता है। जो एक व्यक्ति है कि जो दिन भर संघर्ष कर रहा है छात्रों के बीच में, दिन भर लगा हुआ है छात्रों के बीच में, काम कर रहा है, उनके हक को खड़ा रह रहा है, कैंपस के मजदूरों के लिए खड़ा रह रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि 10 मिनट का भाषण बहुत कुछ तय करता है। लेकिन हाँ, लोगों को अच्छा लगता है भाषण सुनना, मंचों से भारी आवाज में, एक मोटी आवाज में और ताकत के साथ कि अपनी बात रख रहे हैं, तो एक अपनी जगह वो भी मायने रखता है। लेकिन मैं इस बात से भी थोड़ा सा परहेज करता हूँ कि भाषण के नाम पर नेता को नहीं देखा जाए कि सिर्फ भाषण ही उसकी प्रमुखता है, उसके काम को भी देखा जाए और जितने काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक कन्हैया कुमार की बात है, तो बिल्कुल वो आज के वक्त में फांसीवादी दौर में कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और कांग्रेस का हिस्सा है, और उनके साथ मिलकर वो फासिज्म से लड़ रहे हैं। लेकिन बात ये भी है कि इस कैंपस में आज भी वामपंथ और वामपंथ का जो विजन है वो पूरे देश भर में जिंदा है। बहुत सालों से लोग वामपंथ के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष करते हैं। इसी कैंपस में कॉमरेड चंदू भी होते हैं जो वामपंथी आंदोलन के नेता रहते हैं। इस कैंपस में जेएनयू का चुनाव भी लड़ते हैं, जीतते भी हैं और उस विजन के लिए शहीद होते हैं। इसी कैंपस में ऐसे भी लोग हैं जो और अध्यक्ष बनते हैं। कॉमरेड सुचेता डे हैं कि जो बस्तियों में काम करती हैं, वो भी अध्यक्ष रही हैं यहाँ पे कैंपस में। इस कैंपस में अगर कह लीजिए कि संसदीय राजनीति में जाना या फिर वोट की जो राजनीति है उसमें जाना, उसमें संदीप सौरभ आप देख लीजिए, कॉमरेड संदीप सौरभ अभी भी वामपंथी राजनीति से निकले हैं और वामपंथी राजनीति ही कर रहे हैं बिहार में जाकर। तो इस तरह कई उदाहरण हैं हमारे पास। लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और लोकसभा, सही बात है, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं नालंदा से। तो हमारे लिए तो आप जाएंगे उनके प्रचार में? बिल्कुल बिल्कुल मैं जाऊंगा उनके प्रचार में, और ये जिम्मेदारी है मेरी उनके प्रचार में जाना। बतौर फासिज्म के खिलाफ लड़ते हुए एक जिम्मेदारी मैं मानता हूँ कि उन हर एक जगह पर जाना कि जहाँ मेरी आवाज आए और मैं अपनी बात कह पाऊँ कि जहर घोलने वालों के खिलाफ, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। और मैं राजनीति को बतौर जिम्मेदारी समझता हूँ। तो मैं अपनी बात एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, एक और सवाल धनंजय पूछना चाहता हूँ, क्योंकि क्या ऐसा होता है कि जेएनयू के अंदर जो आपकी तमाम सारी जो कई पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे काम करती हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, एक बड़े वाम अम्ब्रेला के अंदर भी बहुत सारे विभेद हैं, और वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है बासो। तो अब उसकी छात्र राजनीति करने वाले उमर खालिद जेल में है। उनका वीडियो भी उसी वीडियो के साजिश के वो शिकार हुए। वो वीडियो भी कोर्ट में पुलिस ने कहा कि वो वीडियो उन्होंने मीडिया से लिया,
मीडिया हाउस ने कहा कि वो वीडियो बीजेपी आईटी सेल से उन्होंने लिया था और उस आधार पर वो जेल में उनकी जमानत नहीं हो रही है। आपकी क्या राय है उनके बारे में? हमारी राय यही है सर कि हमारे जितने साथी हैं, हमारे जितने दोस्त हैं जो हमारे साथ कैंपसेस में पढ़ रहे हैं और उनको सिर्फ इसलिए बंद कर दिया जा रहा है कि वो सीएनआरसी के आंदोलन में संविधान बचाने की बात कर रहे थे, और वो तमाम लोग जो दंगे फैलाने की बात कर रहे थे, जो बीजेपी के नेता थे, जो मंचों पर खड़े होकर दंगे फैलाने की बात कर रहे थे, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो कपिल मिश्रा जिनका नाम है, अनुराग ठाकुर जिनका नाम है, वो सारे फैला रहे थे, लेकिन जो क्लासरूम में पढ़ने वाले लोग, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनको इस नाम पर बंद कर दिया गया है कि वो संविधान बचाने की बात कर रहे थे। तो आज भी हम उमर खालिद के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे, और जेएनयू अध्यक्ष के बतौर मैं मंच से भी कहा था ये प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी कि हम उनकी आवाज़ के लिए लड़ते रहेंगे। और आज के वक्त में जिस तरह से मुसलमानों को, खास करके मुसलमानों को टारगेट किया गया है, क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आतंकवादी हैं, ये देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए कि उमर खालिद उस लड़ाई में कर क्या रहे थे। सीए और आरसी के आंदोलन में वो संविधान बचाने की बात कर रहे थे, देश में मोहब्बत बरकरार रहे, इस बात का संघर्ष कर रहे थे। तो यही बात है कि हम किसी के भी आवाज़ को दबाने के खिलाफ खड़े रहेंगे, बोलते रहेंगे, और उमर खालिद हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, और उनके लिए हम बोलेंगे। धनंजय, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि छात्र राजनीति के बारे में एक विमर्श पैदा किया गया है, खासकर मध्यम वर्ग में, कि छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी जी। और ये विमर्श वो लोग ज्यादा फैलाते हैं मीडिया के जरिए जो छात्र राजनीति के सहारे ही ऊपर गए हैं। बीजेपी के भी तमाम नेता, शिवराज सिंह चौहान एबीवीपी से गए, अरुण जेटली जी एबीवीपी से गए, तमाम बीजेपी के नेता, नितिन गडकरी एबीवीपी के थे। ऐसे ही वामपंथी में पार्टी से, चाहे सीताराम येचुरी हो, प्रकाश करात हो, तमाम सारे लोग अपने जीवन में छात्र राजनीति से आगे गए। एलएसयूआई के बहुत से लोग आगे गए। तो छात्र को राजनीति क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए? छात्र, हम जिस वक्त में पढ़ाई कर रहे होते हैं, एक उम्र, ऐसे उम्र में हम हैं अभी कि जहाँ पे हमें बोलने में, कहने में, अपनी बात रखने में अब कोई हिचक नहीं है, कोई डर नहीं है। तो इस उम्र में लोगों को डर बहुत कम लगता है, इसीलिए वो राजनीति में आते हैं ताकि अपनी बात कह सकें। और भगत सिंह भी ये कहते थे कि छात्रों को राजनीति में आना चाहिए, छात्रों को एक सचेतन, एक सकारात्मक राजनीति की तरफ बढ़ना चाहिए। और आज के वक्त में जिस तरह ये लोग बोलते हैं कि राजनीति छात्र क्यों कर रहा है, मैं देखता हूँ अपने कमेंट में, जब प्रेसिडेंशियल डिबेट जिस वीडियो डाला गया उसके कमेंट में कि इसको पढ़ने भेजा गया है कि राजनीति करने भेजा गया है। तो राजनीति ये है कि अगर इस देश के किसानों पर हमला हो रहा है, एमएसपी उनको नहीं मिल रहा है, और उसके लिए बोलना ये ज़रूरी है। राजनीति एक जिम्मेदारी है, और जब राजनीति तय कर रही है कि आप कौन सा कपड़ा पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, आप क्या पिएंगे, आपके सिलेबस में क्या क्या होगा, आप कौन सी चीज़ पढ़ेंगे, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमको उस राजनीति में जाना पड़ेगा, उस डिसीजन मेकिंग बॉडी में जाना पड़ेगा, उस संघर्ष में जाना पड़ेगा, और राजनीति हमें करनी पड़ेगी। और एक सकारात्मक राजनीति कह लीजिए कि देश को बनाने की, समाज को बनाने की, वंचितों के लिए, हाशिए पर के लोगों के लिए राजनीति करना, ये हमारे लिए अभी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। छात्रों के लिए मैं बोलता हूँ कि छात्रों की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि वो अपने आसपास के समाज से सरोकार रखें, क्योंकि हर चीज़ कह लीजिए कि अगर यूजीसी का बजट कट रहा है एक पॉलिसी के नाम पर, तो सबसे बड़ा हमला हम पे हो रहा है, छात्रों पे हो रहा है, एजुकेशन पे हो रहा है। किसानों के साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है तो किसान का बेटा यहाँ नहीं पढ़ पा रहा है सही से, मजदूरों के साथ हो रहा है तो उसका बेटा नहीं पढ़ पा रहा है यहाँ से, या बेटी नहीं पढ़ पा रही यहाँ से। तो जब हर चीज़ राजनीति से जुड़ा हुआ है और आप बोल रहे हम ही राजनीति में ना आए, तो ये तो नहीं चलेगा ना सर, ये तो नहीं हो सकता है। छात्र तो आएंगे राजनीति। लेकिन ये काउंटर आर्गुमेंट आता है, बहुत बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर दिखाई देता है कि आप गवर्नमेंट और टैक्स पेयर मनी से पढ़ रहे हैं आप कम पैसे में, और सब्सिडीज के जरिए आप पढ़ाई कर रहे हैं।
आप पढ़िए लिखिए, अपना करियर बनाइए, आपसे क्या मतलब किसानों की एमएसपी से। जी। ये तो ये सर एक आर्गुमेंट ये आता है। इसका यही जब मैं यही बात करता हूँ सर कि जब आप टैक्स दे रहे हैं तो आपके लिए बोलना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है कि अगर इस देश के जो मिडिल क्लास हैं वो अगर पैसे दे रहे हैं और उनके तनख्वाह को 3-3 महीने तक रोक दिया जाता है तो मेरा हक बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि आपके लिए मैं बोलूं। इस देश का किसान कुछ भी खरीदता है, इस देश का तमाम नागरिक अगर कुछ भी खरीद रहा है तो उस पर टैक्स देता है। तो उस टैक्स के पैसे से मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है यहाँ पे आपके टैक्स का कर्ज अदा करने का कि आपके लिए मैं बोलता रहूँगा। आपके खिलाफ कोई पॉलिसी आएगी तो आपके लिए मैं खड़ा रहूँगा। बतौर फर्ज करते हैं हम लोग, बतौर जिम्मेदारी करते हैं हम लोग कि टैक्स का हर एक रुपए का हम हिसाब आपको लौटा रहे हैं आपकी हर लड़ाई में शामिल होकर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोटेस्ट इस कैंपस में होता है आपके सवालों को लेकर, किसानों के सवालों को लेकर, मजदूरों के सवालों को लेकर, जिस तरह से पीएसयू को प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है, इन सवालों को लेकर, देश को तोड़ने का, मणिपुर को जिस तरह से तोड़ने का काम किया जा रहा है, एक दंगा भड़काने का काम किया गया, उस सवाल पर हमारी लड़ाई है क्योंकि वहाँ के भी लोग हमें टैक्स दे रहे हैं। तो जो हमें हालांकि देश के हर एक नागरिक अपनी अपनी जगह पर हमें टैक्स देते हैं, तो उन सबकी आवाज़ को बुलंद करना हम अपना फ़र्ज मानते हैं, अपनी जिम्मेदारी मानते हैं और ये तो हम करेंगे। तो आप बता दीजिए कि मतलब देश की जनता ही है कि जो बोल रही है कि हम टैक्स देते हैं, तो आपके लिए हम बोलते बिल्कुल, रहेंगे। आपका ये आर्गुमेंट मजबूत है कि जिनके टैक्स पर हम पढ़ाई कर रहे हैं उनकी आवाज हम उठाएंगे। ये भी एक अच्छा आर्गुमेंट है आपकी तरफ से। एक बात और बताइए, क्योंकि आप वामपंथी राजनीति में है और जेएनयू एक वामपंथी आइलैंड है इस देश में, और एक टापू है जो वामपंथी है। लोग मजाक में कहते हैं कि रूस से वामपंथ खत्म हो गया लेकिन जेएनयू में है। तो एक ये जो वामपंथी राजनीति, इसका भी जो भाषा है, शब्दावली है, इसकी जो कार्यप्रणाली है, ये थोड़ी सी या तो बदल रही है, उसमें स्थायित्व, दोनों बातें मुझे दिखाई देती हैं। आज ही जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो महागठबंधन की रैली हुई है रामलीला मैदान में। सीताराम येचुरी जी समुद्र मंथन की बात कर रहे हैं, जो कि माइथोलॉजिकल एक कहानी है, और दूसरी तरफ दीपांकर भट्टाचार्य का भाषण हो रहा है जो मनुवादी शक्तियों से लड़ने की बात कर रहे हैं। ये विरोधाभास वामपंथ में कैसे दिखते हैं आप इसको? क्योंकि मनुवाद वाली जो टेक्नोलॉजी है ये वामपंथ में नई है, ये पहले नहीं थी। और मेरा सवाल इसके आगे भी जाएगा, लेकिन आप पहले इसका जवाब दें। अब जब मुझे लगता है कि समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, बदलती हैं। हिंदुस्तान में अभी का जिस तरह का दौर है कि कह लीजिए कि हर एक उस तबके पर हमला है कि चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, और सब कोई अपने अपने जगह पे लड़ रहा है। और कई सोच जो हमला करती है, चाहे वो संविधान बचाने के लिए हम जय भीम का नारा लगा रहे हैं, दलितों पर हमला हो रहा है और एक ऐसी सोच हमला कर रही है, वैसी फ्यूडल टेंडेंसी हमला कर रही है, वैसी जो फ्यूडल कास्ट जो हमला कर रहे हैं, वो एक मनुवादी सोच ही है कि जो उन किताबों में लिखा गया है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी, तो ये वो सोच को लेकर वो चल रहे हैं और वो मनुवादी सोच है। तो अगर वो उस सोच को लेकर हमला कर रहे हैं तो हमें पलट कर बोलना पड़ेगा कि मनुवाद मुर्दाबाद, हमें पलट कर उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई देख लीजिए कोई मुसलमानों पर हमला कर रहा है सिर्फ इस बात के लिए कि वो मुसलमान है, तो इस्लामोफोबिया है कि सिर्फ किसी का धर्म देखकर आप उससे नफरत करने लग रहे हैं, तो ये इस्लामोफोबिया है। तो ये सारे टर्म हमला हम पर होता है तो हम हमारी तरफ से आते हैं। और हाँ, बिल्कुल ये लड़ने की ताकत भी है कि हम बता सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ गलत हैं। आप समाज को बराबरी के साथ नहीं रखना चाहते हैं, आप समाज में समता समानता नहीं चाहते हैं, आप समाज में मोहब्बत नहीं चाहते हैं, तो आपके खिलाफ एक पुरजोर आवाज़ उठेगी। और जहाँ तक सीताराम येचुरी बोलते हैं समुद्र मंथन का सवाल, तो ये तो भारतीय समाज का हिस्सा रहा है। माइथोलॉजी और ये तमाम
रामायण, महाभारत, तो ये सब हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। और मुझे लगता है कि इन तरीकों से, पंचतंत्र की कहानियाँ, इन तमाम तरीकों से अगर हम जनमानस तक पहुंच सकें, उनको अपनी बात कह सकें, तो मुझे लगता है कि ये एक सही रास्ता भी है। और वामपंथ की भाषा जितनी लोग बोलते हैं जटिल है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के वक्त में जो नए लोग हैं, जो आज का जो दौर है, उसमें कई लोग अच्छी भाषा में, जनता की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे किताबें भी आ रही हैं कि लोग कहानियों के ज़रिए और वामपंथ को समझा रहे हैं, और लड़ने के नए नए तरीके के ईजाद हो रहे हैं आज के वक्त। जानिए ना कि कल के दिन में हम सिर्फ हमारे पत्रिकाएं आती थी, अब आप देखेंगे हमारी रील्स भी आ रही हैं कि क्या घटना घटी। तो हर रोज़ का ये परिवर्तन है, तो उसमें भी हम जुड़े रहेंगे और संवाद के हर तरीके को हम अपनाएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात कह सकें। एक बात बताइए, मैंने तो अपने जीवन में देखा है काफ़ी लंबे समय से, वामपंथी राजनीति को भी देखा है कि जो जो लाल झंडा लेके नारा लगाते हैं वो पोलित ब्यूरो में कभी नहीं पहुंच पाते। तो इंक्लूजन की जो बातें हैं वो केवल मंचों तक रह जाती हैं। पोलित ब्यूरो में फिर वही कब्जा संभ्रांत या एलीट वर्ग का हो रहता है। इसमें कोई तब्दीली आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में? मैं तो इससे इनकार करता हूँ। भाकपा माले जिस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसमें वो तमाम लोग हैं पोलित ब्यूरो में कि जो संघर्ष के साथी रहे हैं, संघर्ष में रहे हैं। आप देख लीजिए कि मैं आपको नाम बता देता हूँ, कुछ नाम हैं, चाहे वो शंभू जी हों, उनकी बेटी शहीद हो जाती है भोजपुर में। दीपांकर भट्टाचार्य छात्र राजनीति में भी उतने ही सक्रिय रहते हैं, मजदूर आंदोलन में AICCTU में रहते हैं, उसके बाद वो बनते हैं। तो कोई कह लीजिए कि लोकतांत्रिक, मैं पूछना चाहता हूँ कितना लोकतांत्रिक है? कोई दीपांकर सोनिया गांधी से भी सीनियर है अध्यक्षता में। बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये इतना लोकतांत्रिक है कि आप वाम पार्टियों की अगर देखिएगा, वामपंथी पार्टी चाहे हमारी पार्टी है, मैं तो चलिए बहुत नया यंग एक वामपंथी पार्टी का हिस्सा हूँ कि मुझे 8 साल 7 साल से मैं हूँ यहाँ पर। तो हम यही देखते हैं कि देश भर के लोग, जहाँ हम अपनी कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, जब CPIML का कांग्रेस हो रहा होता है, तो उस कॉन्फ्रेंस में देश भर के लोग हैं, जो भाकपा माले के मेंबर हैं, वो पहुंचते हैं वहाँ पे, डेलीगेट्स हैं वो पहुंचते हैं, और एक लोकतांत्रिक क्रिया के तहत चुनाव होता है CC का, सेंट्रल कमेटी का, और उनमें से एक महासचिव बनाया जाता है। तो नीचे से, मतलब कह लीजिए कि नीचे से सब कुछ आता है, कि ऐसा नहीं है कि कोई तय करता है इस चीज़ को। इस तरह का एक लोकतंत्र है वामपंथी पार्टियों में, और उसी के तहत लोग बन रहे हैं, महासचिव बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि दीपांकर जी नेता और वक्त में वो हम युवाओं को एक प्रेरणा देते हैं कि वो जब अपने दौर में युवा थे और छात्र संघ कर रहे थे, छात्र राजनीति कर रहे थे, उसी मज के साथ कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जब मजदूरों का आंदोलन लड़ रहे थे, तो AICCTU के भी वो महासचिव रह चुके हैं। तो उस दौर में भी उनका जुझारूपन उसी तरह का मौजूद था जैसे आज मौजूद है। तो बदलने वाले व्यक्ति नहीं है, मतलब हर समय लड़ाई के मैदान में आपको दिखाई देने वाले व्यक्ति हैं। और इस तरह के एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैं देश भर में घूमता हूँ और युवाओं में खासकर बहुत ज़्यादा असर है सोशल मीडिया का, बहुत ज़्यादा असर है नफरत का, नफरत वाले संदेशों का। समाज में विभाजन हुआ है और JNU से एक बिल्कुल अलग तरीके की धारा निकलती है। क्या JNU को माना जाए कि ये एक आइलैंड है, और क्या JNU तमाम सारे युवाओं को प्रभावित करेगा, और आप लोगों का इसमें क्या रोल होगा? क्योंकि अब हम इलेक्शन के बीच में हैं और युवाओं का बहुत बड़ा योगदान जो है, अगली सरकार युवा ही बनाएगा, जो भी सरकार बनेगी।
जी, बिल्कुल। जहाँ तक देश में नफ़रत का जिस तरह से बीज इस सरकार ने बोया है और इंसानों को या फिर देख लीजिए नागरिकों को इस तरह का बना दिया गया है कि वो बिना सोचे कोई मैसेज आता है, तो तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं, व्हाट्सएप पे तुरंत फॉरवर्ड हो जाता है बिना देखे, बस उसमें किसी के लिए नफ़रत र लिखा हो। और फ़ासिज़्म यही होता भी है कि एक समुदाय के खिलाफ इतनी नफ़रत भर दो कि उस लोग पोलराइज़ हो सके, एक तरफ पोलराइज़ हो सके और यही कारण रहा है कि लोग आज के वक़्त में इतना इतना ज़्यादा व्हाट्सएप फॉरवर्ड और इन तमाम मैसेजेज़ को भेज रहे हैं कि एक नफ़रत फैल रहा है। तो जेएनयू की तरफ से यही संदेश रहेगा कि एक बार देश की जनता इस सरकार को पलटे और हमारे एक समाज नहीं रहने दी है, संविधान को संविधान नहीं रहने दी है, संविधान को तोड़ने का जो काम कर रही है, उसके खिलाफ आपको खड़े होने की ज़रूरत है। उसके आए हुए व्हाट्सएप फॉरवर्ड को मत भेजिए, उसको रुक कर थोड़ा देर पढ़ लीजिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें किसी की क्या उसको भेजने से किसी की हत्या तो नहीं हो जाएगी, कहीं तो दंगा तो नहीं भड़क जाएगा, आपके अपने लोग तो नहीं मर जाएंगे। तो देश इंसानों से बनता है, व्यक्तियों से बनता है। तो व्यक्तियों को, समाज को जिम्मेदारी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन समाज रहना चाहिए, व्यक्ति रहने चाहिए। किसी को धर्म के नाम पर नहीं मारा जाए, किसी के धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत ना हो। इस बात का संदेश तो हम पूरे देश, पूरी दुनिया में दे रहे हैं और जेएनयू ऐसा है कि जहां तर्क के आधार पर अपने आप को हम प्रूव करते हैं। तो यही संदेश हम आगे भी देते हैं कि तार्किक होइए, चीज़ों को 2 बार देखिए। अगर एक जगह से नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और उसको पलट के देखिए। तो यही बात है कि थोड़ा सा चेतनशील हमें सबको, मुझे भी, खुद को भी, जेएनयू के लोगों को भी, सबको होने की ज़रूरत है कि हम इस देश को बचा सके, इस संविधान को बचा सके, इसके लिए लड़ सके, खड़े हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय और बहुत शुभकामनाएं आपको, पूरी टीम को, जेएनयू के सब छात्रों को, और आपकी जनरेशन को ही कल का भारत बनाना है। तो ये बहुत अच्छा संदेश आपने तमाम युवाओं को दिया है जो कल के नागरिक हैं, कल के प्रधानमंत्री हैं, कल के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, कल के पत्रकार हैं, कल के वैज्ञानिक हैं। वो कैसा दृष्टिकोण रखें और देश को कैसे जो है वो वाकई एक विकसित देश बनाए, और ना केवल विकसित देश बनाए, एक उन्नत समाज बनाए। तो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आपने देखा कि जेएनयू के बारे में बहुत कुछ आपने सुना होगा, व्हाट्सएप में देखा होगा, मीडिया एक खास किस्म का विमर्श पैदा करता है। तो मुझे लगता है कि धनंजय जी की बातों से आपको जेएनयू की तस्वीर ज़रूर दिखाई दी है, जो थोड़ी अलग है या काफ़ी अलग है, जो आपको दिखाई गई है। और यकीन मानिए कि धनंजय जी वो बता रहे थे वो सही तस्वीर है, क्योंकि मैं भी जेएनयू कैंपस में कई बार गया हूँ। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, यूनिवर्सिटीज से ही नए आइडियाज़ पैदा होते हैं, यूनिवर्सिटी से ही कल के नागरिक पैदा होते हैं, यूनिवर्सिटी से ही कल के नेता, वैज्ञानिक, पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अधिकारी पैदा होते हैं। वहाँ पे अगर विमर्श नहीं होगा, वहाँ बहस नहीं होगी, वहाँ तमाम सारे आइडियाज़ एक्सचेंज नहीं होंगे, लोग किताब लेकर जाएंगे और घर आ जाएंगे कोचिंग में पढ़कर, तो इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो जेएनयू ने ये संदेश तो ज़रूर दिया है। अगले सप्ताह फिर किसी और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।